हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर पेश हूँ मैं आपके सामने नए लेक्चर के साथ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम चला रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की एक सीरीज़, जहाँ पर हमने पिछले 3 लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास को जाना। पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी मध्यकाल के बारे में कि मध्यकाल को पढ़ते कैसा है, क्या क्या उसमें टॉपिक आते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी इस्लाम के उदय और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कैसे अरबों का भारत में प्रवेश हुआ और फिर अरब आगे नहीं बढ़ पाए। तीसरे लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी जिसने 17 आक्रमण करे भारत पर, लेकिन वो आगे अपनी सत्ता इस्टेब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ही धन लूटना था। और आज मैं आपसे बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मोहम्मद गोरी, जिसने भारत के इतिहास का एक रुख ही बदल दिया, जहाँ से मुस्लिम सत्ता इस्टेब्लिश हो जाती है। भारत का पूरी तरीके से कंट्रोल एक केंद्रीय शासन के रूप में हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चौथे लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मेरा नाम है ऋषद गुप्ता। आइए हम देखते हैं हमारा चौथा लेक्चर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए, मोहम्मद गोरी की अगर मैं बात करूँ आपसे, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं अपन। सबसे पहले समझो इस मैप के माध्यम से, समझते। ये रहा गुरिद एम्पायर। ठीक है, गुरिद एम्पायर या फिर मैं बोलूँ गौर साम्राज्य। और ध्यान से समझना, इन लोगों ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट देखिए कहाँ से कहाँ तक जमाई है। ठीक है, ये आपका जो एरिया आ जाएगा, आपका ईरान इराक वाला एरिया से लेकर आपके बंगाल तक का एरिया। ठीक है, अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो मैंने यही चीज़ बात करी थी गजनी के बारे में। ठीक है, गजनी के बारे में मैंने बात करी थी। उन्होंने भी अपना एम्पायर कुछ इस तरीके से ही जमाया था, लेकिन उनका जो एम्पायर था वो लगभग यहीं तक था, लाहौर तक। गौर साम्राज्य ने अपना एम्पायर इससे भी बड़ा करा। अब ये गौर साम्राज्य है कौन? ठीक है, सबसे पहले समझो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, और उसी के नज़दीक एक और कबीला था जैसे गौर। जैसे हम 16 महाजनपद पढ़ते है ना, अशमक हो गया, उज्जैनी हो गया, ये अलग अलग जनपद थे उस समय, 16 महाजनपद प्राचीन समय में। ऐसे ही अफगानिस्तान भी कई सारे कबीलों में बटा हुआ था। उसी में एक था गजनी और दूसरा था गौर। ठीक है, इस मैप के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से गजनी के नज़दीकी स्थान गौर से निकले कुछ लोग, और उन्होंने गजनी पे भी सत्ता इस्टेब्लिश करी, गजनी को भी खत्म करा, और आगे चलकर भारत तक उन्होंने आक्रमण करा और भारत में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करी। ठीक है, देखिए समझते अपन। अगर मैं बात करूं गौर साम्राज्य की, तो कहां पर है? अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, समझना होगा आपको, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये। पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ी सी। ये ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गौर साम्राज्य की, तो गौर साम्राज्य का केंद्र कहां था? उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, वही जहां पर अभी मैंने बात करी, गजनी एम्पायर के नज़दीक में ही उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में। अच्छा, ये पहले लोग क्या मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को इस्टेब्लिश था वहाँ पर अफगानिस्तान में। फिर जैसे जैसे इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का खात्मा होते हुए इस्लाम ने अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करी। तो ये पहले बौद्ध मतावलंबी थे, बाद में क्या हो गई? ये इस्लाम हो गए। ठीक है, 1155 में गौर शासक गौर अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा। यहाँ पर एक चीज़ समझो, अलाउद्दीन हुसैन कौन है? देखो, एक शासक था गौर साम्राज्य में, उसका नाम था, गौर साम्राज्य में कौन था? इजुद्दीन हसन। ठीक है, इजुद्दीन हसन। इसके 7 पुत्र थे, जिनको इतिहास के 7 सितारे बोला जाता है, और उन्हीं में से एक था आपका अलाउद्दीन हुसैन। ये सबसे छोटा पुत्र था। ठीक है, गजनी साम्राज्य के द्वारा गौर साम्राज्य के क्षेत्र में या फिर गौर कबीले में उनके साथ सही बिहेवियर नहीं किया गया। तो अलाउद्दीन हुसैन, जो कि 7वां पुत्र था और सबसे छोटा पुत्र था, उसके द्वारा ये सोचा गया है कि हमें किसी भी तरीके से इनसे बदला लेना है। तो उसने गजनी को कई दिन तक लूटा। सिर्फ मोहम्मद गजनवी की कब्र छोड़कर उसने सारी कब्रों को आग लगा दी। ठीक है, खोद खोद के निकाल के उसने ख़त्म कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ आपके अलाउद्दीन हुसैन के बारे में। ठीक है, गजनी को बहुत दिन तक उसने जलाया, और जलाने के साथ, जलाना तो ठीक ही था, जलाने के साथ उसने सभी कब्रें खोद दी। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान में गजनवी साम्राज्य में जितने भी शासकों की कब्रें थी या फिर जो भी लोग थे, उनकी कब्रें खोद दी और सबको निकाल निकाल के जलाया उसने। ठीक है, इसलिए इसको जहासोज बोला गया है, विश्व को जलाने वाला।
जहासोज की उपाधि दी गई है। जहासोज मतलब विश्व को जलाने वाला, तो यहाँ पर पूरा नाम क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हुसैन जहासोज। ठीक है, विश्व को जलाने वाला। हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखना है कि मोहम्मद गजनवी किसने कब्र नहीं जलाई थी। क्लियर है इतनी बात यहाँ तक। मोहम्मद गजनवी की कब्र को छोड़कर इसने बाकी सारी कब्रें जला दी थी। ठीक है, इसी के बाद 1163 में कौन आता है, इसकी डेथ होती है। तो उसके बाद जो उसका चचेरा भाई होता है वो होता है गयासुद्दीन गौर, वो गजनी की सत्ता पर आता है। ठीक है, और इसी का छोटा भाई रहता है, मतलब एक तरीके से समझ लो आपस में सभी भाई भाई ही है। अलाउद्दीन हुसैन का भी भाई हुआ ये, कौन, सियाबुद्दीन गोरी। इसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे, सियाबुद्दीन गोरी के बारे में बात करूँगा। तो वो क्या करता है, 1173 में वापस से गजनी को जीतता है। ठीक है, गजनी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया था, गजनी पर कब्जा मतलब पूरा कंट्रोल। ठीक है, तो गयासुद्दीन गौर और उसके बाद कौन आता है, शिहाबुद्दीन गोरी। यहाँ तक क्लियर है। शिहाबुद्दीन गोरी उसका छोटा भाई शासक बनता है और 1173 में वो क्या जीतता है, गजनी को जीतता है। शिहाबुद्दीन का अर्थ क्या होता है, धर्म का ज्वलंत लक्ष्य, है ना। 2-3 नाम थे गोरी के, मोहम्मद गोरी भी बोल देते हैं, शिहाबुद्दीन बोल देते हैं, मोहम्मद बिन शाम बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। गोरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन मानता था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। खुद ने इंडिपेंडेंट रूप से राज करा मोहम्मद गोरी ने, लेकिन जब तक भाई था, इसका बड़ा भाई था, जब तक इसने पूरी तरीके से सत्ता अपने कंट्रोल में नहीं रखी। कुल मिला के भाई के अंडर में ही काम कर रहा था ये, लेकिन अपना एरिया अलग चला रहा था। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, 1203 में क्या होता है, गयासुद्दीन की डेथ होती है और उसके बाद ये स्वतंत्र शासक मुइजुद्दीन के ना उपाधि से सत्ता पे बैठता है। मतलब सत्ता तो इसके पास पहले से थी, लेकिन मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करता है 1203 में। जब तक इसके पास क्या नहीं था, पूरी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट नहीं था गजनी का। ठीक है, कौन संभाल रहा था गजनी वाला क्षेत्र को, इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी, या फिर जिसको मैं बोलूँ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मैंने आपको 2-3 नाम बता दिए इसके, शिहाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। देखो, अगर कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आप जाओ, तो हमने लास्ट क्या बात करी थी, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद जो हमने बात करी थी वो किसकी बात करी थी, मोहम्मद गजनवी। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये जो थे ये कौन था, अरब था। ठीक है, इनका भारत पर आक्रमण कब हुआ, 712 AD में हुआ। कहाँ पर हुआ, सिंध, याद करो तो, सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी ये कौन थे, तुर्क थे, मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। ठीक है, ये तुर्क थे और ये भी कौन था, तुर्क था। ठीक है, यहाँ याद रखना मोहम्मद गजनवी के हमको क्या याद रखने पड़ते हैं, 17 आक्रमण याद रखने पड़ते हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, 16वां आक्रमण जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बारे में जो मेन चीज़ याद रखनी पड़ती है, तराइन के युद्ध। अभी अपन बात करेंगे तराइन की घटना। ठीक है, तराइन में क्या हुआ, तराइन के बाद क्या हुआ, इन चीज़ों पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रम याद रखना। ठीक है, कि अच्छा ये कब आए थे, वैसे ये अगर मैं बात करूँ तो 1000 में इसका पहला हमला हुआ था, 1001 और 1001 AD में। किसका, मोहम्मद गजनवी का, है ना। इसका भी बात करेंगे अपन, 1175 में मुल्तान पर हमला करा था इनने। तो पूरा नाम आपने देख लिया, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। जन्म अफगानिस्तान में, कहाँ पर, गौर कबीले, वही अभी मैंने बात करी, गोरी साम्राज्य, गौर कबीला गजनी के नज़दीक था। मृत्यु कब होती है इसकी, 1206 में होती है। अभी अपन ने देखा 1203 में तो इसने उपाधि ली थी मुइजुद्दीन की। ठीक है, कौन सा वंश, गोरी वंश, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसबनी वंश। ठीक है, गोरी वंश तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन संसबनी वंश भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये मोहम्मद गोरी का संबंध कौन से वंश था। ऑप्शन में गोरी वंश आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि गोरी साम्राज्य, गोरी से ही निकाल लोगे, क्या आएगा, संसबनी वंश का आएगा। और मैंने आपको याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था मोहम्मद गजनवी कौन से वंश का था, यामिनी वंश का था। ठीक है, गजनी वंश नहीं था, गजनवी तो उनका क्या था, गजनी क्षेत्र था, गजनवी उनका क्या था, सरनेम था। और जो वंश था वो कौन सा था, यामिनी वंश था। ठीक है, उपाधि गाजी की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करते, है ना, इस्लामिक योद्धा। अर्थ क्या होता है, इस्लाम का योद्धा। फिर वही बात करी, गयासुद्दीन का भाई था ये। प्रारंभ में इसने क्या करा था, गजनी पर अधिकार करा था। इसके भाई ने कहा था कि गजनी पर अधिकार कर ले। ठीक है, तो गजनी पर इसने अधिकार स्टैब्लिश करा। भारत के प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी। ठीक है, महत्वाकांक्षा, यहाँ तक बात क्लियर है। देखो, महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है, एम्बिशियस, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मुझे ये चीज़ प्राप्त ही करना है। जैसे मोहम्मद गजनवी का जो उद्देश्य था ना, वो कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि मुझे भारत में सत्ता इस्टेब्लिश करना है। उसका मेन उद्देश्य जो था कि मुझे धन लूटना है, और धन लूटकर उसको ईरान इराक वाले एरिया में अपनी सत्ता इस्टेब्लिशमेंट करनी थी। लेकिन मोहम्मद गोरी उससे विपरीत था। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य धन लूटना नहीं था, उसका ये था कि मुझे एक सेंटर पॉइंट चाहिए,
मुझे भारत पर हमला करके एक बड़ा सा सत्ता इस्टेब्लिशमेंट करनी है। दोनों उद्देश्य ध्यान रखना। अरब लोग भी चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करें, लेकिन भारत का जो प्रतिशोध रहा, राजपूतों का जो प्रतिशोध रहा, उसके बिहाफ में या फिर उसके कारण कभी अरब लोग आगे नहीं बढ़ पाए, अरबों का खात्मा होता गया। ठीक है, बाद में सेंट्रल में भी सत्ता खलीफा वगैरह की सत्ता में भी चेंजेस हुआ, वो भी कई सारे कारण आते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ जान रहे हैं किसके बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी का जो मेन पॉइंट था, मेन उद्देश्य था, वो क्या था भाई, अपने को सत्ता इस्टेब्लिश करनी है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अपन। अब देखते हैं उसके कुछ आक्रमण। भाई आक्रमण के कारण क्या थे? ठीक है, अभी मैंने आपसे बात करी साम्राज्य की स्थापना तो करना ही था। ठीक है, कि मुझे एक साम्राज्य चाहिए भाई, बड़ा सा साम्राज्य बनाना है इसको। मैंने अभी पहले मैं बात करी पहली स्लाइड में। इस्लाम धर्म का प्रचार, नवीन इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आ ही जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय बताओ कब हुआ था? मैंने पहले लेक्चर में बात करी थी 600 से 800 एडी के बीच मध्य, जब भारत में हर्षवर्धन का शासन था। भारत में जब हर्षवर्धन का काल था, तो जब कौन सत्ता इस्टेब्लिश कर रहे थे, वहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था अरब में। ठीक है, और इसी का प्रचार करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया था, और आगे मोहम्मद गोरी आया था। धन प्राप्ति, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, युद्ध लड़ना है, लोगों को सैलरी देना है, सैनिकों को सैलरी देना है, लालच तो लाना ही पड़ेगा मन में, जब भी तो व्यक्ति काम करने आएगा। ठीक है, धन प्राप्ति की, ठीक है, धन प्राप्ति की इच्छा। क्लियर है बात? बड़े भाई गयासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले ही उन्होंने समझौता कर लिया था कि भाई से कि यार मेरे जाने के बाद या फिर मेरे रहते हुए तो पूर्व की ओर सत्ता इस्टेब्लिश कर। तो गयासुद्दीन तो था ही सही उस समय, लेकिन उसने सत्ता इस्टेब्लिश करने के लिए भारत के पूर्व की ओर मतलब अपना पाकिस्तान वगैरह फिर पंजाब वगैरह इस क्षेत्र में आक्रमण करा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स रहते। कभी आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, मेंस तो उसमें आप लिख सकते हो 3 मार्कर्स में, अगर 2 मार्कर्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो अब मैं आगे जो बात करने वाला हूँ उसके कुछ आक्रमणों की बात करूँ। ठीक है, तो आक्रमण जब उनने करे 1175 में पहला आक्रमण करा, यहाँ पर ध्यान रखना, और कौन से दर्रे से आए? गोमल दर्रे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा है ना, ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 दर्रे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं? एक तो खैबर दर्रा, जिससे सिकंदर भी आया था। ठीक है, खैबर दर्रे से आक्रमण हुआ था, और दूसरा जो दर्रा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? गोमल दर्रा। क्लियर है? तो जब आक्रमण हुआ था उस समय उत्तर पश्चिम में, देखो उत्तर पश्चिम जब भी बात हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो ये वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू भारत के मैप देखो जाए तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, तो आज का पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाला। तो उस समय वहाँ पर 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे, जैसे लाहौर में खुसरो शाह शासन कर रहा था, मुल्तान में करमाती। ठीक है, ये सब पाकिस्तान के एरिया है। और एक और एरिया था सिंध में, जो सुमा वंश का शासन था। ठीक है, हमने एक पढ़ा था जब मोहम्मद बिन कासिम, शाही वंश पढ़ा था हमने, शाही वंश पढ़ा था, यहाँ पर अब सुमा वंश आ चुका है। ठीक है, लाहौर में खुसरो शाह, ये गजनी से संबंधित था। ठीक है, गजनी साम्राज्य का शासक था, कह सकते हो भारत में पंजाब में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो ही शाह था। इसको निपटा के आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब गजनी साम्राज्य का पूरी तरह खात्मा कर देता है कौन? मोहम्मद गोरी। क्लियर है? लाहौर वंश के, लाहौर में खुसरो शाह। ठीक है, कौन से वंश का? गजनवी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो गजनवी वंश का। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? खुसरो शाह के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको बात? ठीक है, पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 में हुआ। कहाँ पर हुआ? मुल्तान में हुआ। कौन सी जाति? करमाती जाति। ठीक है, करमाती संप्रदाय के मुसलमान थे जो करमाती संप्रदाय को मानते थे, उन लोगों ने आक्रमण, उन लोगों के विरुद्ध आक्रमण करा। ठीक है, और क्या होती है? मुल्तान पर इसकी जीत होती, बात खत्म। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ 1178 में, तो ये एक इंपॉर्टेंट था, ये पहली हार थी। मोहम्मद गोरी सोचा कि मैं तो जीत ही जाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से उसके हार की शुरुआत हो जाती। पहली बार तो मुल्तान को जीता तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कॉन्फिडेंस है, जीत जाएंगे अब तो अपन। ठीक है, लेकिन गोरी को सामना करना पड़ा किससे? मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय। देखो कई किताबों में लिखा रहता है मूलराज द्वितीय ने था उस समय शासक, और कई किताबों में लिखा था भीम द्वितीय रहता। मैं आपको एक सही चीज़ बताता हूँ कि मूलराज द्वितीय तो उस समय शासक था, लेकिन जो उसका सेनापति था या फिर ये कह सकते हो अगला जो उत्तराधिकारी बनने वाला था, भीम द्वितीय था। तो युद्ध में भीम द्वितीय था। ठीक है, लेकिन जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था। ठीक है, तो भीम द्वितीय बाद में जैसे ही मूलराज द्वितीय की डेथ होती है उसके बाद भीम सेकंड बनता है। ठीक है, तो कौन से युद्ध में पराजित होता है? माउंट आबू के युद्ध में, या फिर इसी को अहिलवाड़ा का युद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है, माउंट आबू के युद्ध में पराजित होता है। मोहम्मद गोरी की ये क्या थी? पहली पराजय थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बार तो मुल्तान में करमाती संप्रदाय है। ठीक है, और दूसरा इसने क्या करा बताओ? माउंट आबू के युद्ध में हार होती। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मोहम्मद
गोरी की, मतलब पहली बार में इसने सोचा कि मैं तो आगे जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इस युद्ध का नेतृत्व मूलराज द्वितीय की विधवा माँ नायिका देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नायिका देवी ने नेतृत्व करा था। एक महिला ने मोर्चा संभाला। ठीक है, नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर 1180 में गजनीवी, ठीक है, मैंने बात करी थी अभी, यामिनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह, ये भी यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। ठीक है, आगे चल के मारता है, 2-3 आक्रमण होते हैं लाहौर में, लेकिन आप इतना याद रखो कि लाहौर को जीता था इसने 1179 में। उसके बाद लगातार 1-2 बार माफ़ कर दिया खुसरो शाह का, आगे चलकर उनने खुसरो शाह को निपटाई दिया और गजनी साम्राज्य पर अपना आखिरी अंतिम शासक को हराकर पूरी तरीके से स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। मतलब गजनी साम्राज्य का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। चलो अब मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो उसके बारे में, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, एक पेज आगे क्या? नहीं, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध से आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो एक 1188 की घटना। ठीक है, गोरी ने अपना अभियान करा था भटिंडा और तबरहिंद वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, भटिंडा और तबरहिंद में आज का जो पंजाब है उस वाले क्षेत्र को उसने जीता। ठीक है, और यही कारण बना प्रथम युद्ध का। देखो तराइन जो एक जगह है वो कहाँ पर पड़ती है आपकी, पहले तो ये ध्यान रखो। आपके तराइन अगर मैं आपसे बात करूं तो आज आपके हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा वाला क्षेत्र था। क्लियर है बात? तो हरियाणा वाले क्षेत्र में आज तराइन पड़ता है। तो तराइन वाला जो क्षेत्र था, मतलब हरियाणा पंजाब, या आज भी आप अगर देख रहे हो तो हरियाणा पंजाब वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और भटिंडा और तबरहिंद को जीत लेता है। और ये समझ लो कि एक तरीके से बाउंड्री लग जाती है किसकी, इस तरफ आपके पृथ्वीराज चौहान की और इस तरफ मोहम्मद गोरी का इस्टेब्लिशमेंट। पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि यार खतरा है, अब तो बैटल होना तो तय था कि भैया लड़ना ही है अब, क्योंकि बाउंड्री पे आ गए ना, अब दोनों आमने सामने खड़े हो गए। ठीक है, मतलब ये किले कम से कम किसके, पृथ्वीराज चौहान के अंडर कंट्रोल में आ सकते थे, या अंडर कंट्रोल में थे। तो पृथ्वीराज चौहान को लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार अब गड़बड़ है मामला। ठीक है, कह सकते हो कई मामलों में कि कुछ भूलें भी हुई थी यहाँ पर। अगर ऐसा अगर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पहले तराइन के युद्ध में मार देता तो भारत पर कभी मुस्लिम सत्ता इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कहाँ पर? थानेश्वर के पास। थानेश्वर वही हरियाणा, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर कन्नौज। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिसकी उपाधि क्या थी? राय पिथौरा। अच्छा ये ध्यान रखना, ये क्या थी? उपाधि थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वंश में गोरी को क्या करा? परास्त करा। देखो मूलराज द्वितीय के बाद अब पृथ्वीराज चौहान ने भी पराजित कर दिया है। यहाँ समझना होगा पॉइंट आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि तराइन की बैटल हुई और उसमें मोहम्मद गोरी की फिर से हार होती है। मोहम्मद गोरी अगले 1 साल तक घर नहीं गया, ना अपनी वाइफ से मिला, अपनी वाइफ से भी नहीं मिला, अपने घर नहीं गया, अपने शिविर में ही रहा हो और सोचता रहा कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करूं। पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, कुछ किताबें यही लिखती है कि कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान चाहता तो मोहम्मद गोरी को मार सकता था। तराइन के बैटल में जीतने के साथ ये चीज़ हो गई थी कंफर्म कि मोहम्मद गोरी को मार सकता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसकी जान बख्श दी। मोहम्मद गोरी घर नहीं गया, शिविर में ही रहा और सोचता रहा कि मैं कैसे भारत पर सत्ता एस्टैब्लिश करूं। पूरे 1 साल तक उसने रणनीति बनाई और जो उसकी रणनीति थी वो उसकी रणनीति क्या थी? उसकी रणनीति थी आरक्षित सेना की रणनीति, कि भारत पर अगर उसको जीतना है तो कैसे भी करके जो पृथ्वीराज चौहान का जो को पराजित करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से एक जो चीज़ निकल कर आती है, ठीक है, कि उसको किसी भी तरीके से भारत से अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करनी थी। तो उसी बिहाफ पर होता है तराइन का सेकंड बैटल। ठीक है, कारण तो वही था। ठीक है, पहला कारण तो वही 1188 में जीत लिया और दूसरा कारण 1191 में हार का बदला, साम्राज्य का विस्तार, इस्लाम का प्रचार, यही सब पॉइंट आएंगे। क्या आएंगे? ठीक है, मोहम्मद गोरी के तराइन के युद्ध के कारण क्या थे? कहीं पूछ ले तो क्या बोलोगे भैया? तराइन के प्रथम युद्ध में हार, बदला, साम्राज्य का विस्तार,
इस्लाम का प्रचार और भटिंडा से लगने वाली सीमा, यही कारण बनी। क्लियर है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने किवाम उल मुल्क नामक दूत को भेजा कि भाई पृथ्वीराज चौहान के पास जाओ, पृथ्वीराज चौहान के पास जाओ और कहो कि भैया हमारी अधीनता स्वीकार करें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भैया एक बार तो तुमको बख्श दिया है, अब दूसरी बार भी फिर हार करने आए हो। ठीक है, अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, पृथ्वीराज ने मना कर दिया, भैया ये नहीं हो सकता। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ और पृथ्वीराज चौहान का सेनापति खांडेराव इसमें मारा जाता है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। यहाँ एक पॉइंट समझना होगा। क्या पॉइंट है कि भाई हार तो हुई लेकिन हार कैसे हुई। ठीक है, हार तो हो गई लेकिन हार कैसे हुई। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी अपनी सेनाओं की टुकड़ी मतलब सेना की 5 टुकड़ियां करता है अलग अलग। ठीक है, चौहान जो भी मतलब राजपूत लोग रहते हैं ये एक बार में अपनी सारी सेना का यूज़ कर लेते। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ही करा। ठीक है, राजपूतों का अगर देखें हार का कारण ये भी माना जाता है कि ये अपनी एक बार में सेना का पूरा यूज़ कर लेते। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक बार में अपनी सेना यूज़ कर ली पूरी, और मोहम्मद गौरी ने अपनी 5 टुकड़ी बनाई थी जिसमें से उसने 4 को यूज़ करा और 1 को क्या रहने दिया, रिजर्व, आरक्षी सेना बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, रिजर्व में उसने एक सेना की टुकड़ी रहने दी। पूरी तरीके से चारों ने हमला करा। ठीक है, इधर से पृथ्वीराज चौहान और इधर से मोहम्मद गौरी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जब तक मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ भी हो सकता है युद्ध में, तो मोहम्मद गौरी ने अपनी रिजर्व सेना का यूज़ कर लिया। ठीक है, और रिजर्व सेना ने क्या करा, चारों तरफ से हमला करा। फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा सा बचना मुश्किल था। ठीक है, काफ़ी बहादुरी से लड़ा लेकिन उसके बाद भी हार होती। तो ये बैटल थी, है ना। क्या कारण था हार का, मेनली जो एक कारण था वो यही था कि वो क्या नहीं कर पाया, आरक्षी सेना वाला मुद्दा था कि आरक्षी सेना का यूज़ पृथ्वीराज चौहान की सेकंड बैटल का हार का कारण रहा। वो मोहम्मद गौरी ने अपने एक रिजर्व फोर्स बचा के रखी और उसी ने हमला करा चारों तरफ से। ठीक है, और हार निश्चित हो गई थी। और तराइन की बैटल में हार आफ्टर क्या हुआ उसके, तराइन की बैटल के बाद। ठीक है, ये समझते हैं युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने तो भारत में सत्ता इस्टेब्लिशमेंट का मार्ग खुल गया, उसका क्लियर हो गया, अब तो दिल्ली में सत्ता इस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आपको समझना है, वो पॉइंट क्या है कि उसके बाद क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान का। हसन निज़ामी क्या बोलते हैं, उनकी जो किताब है ताजुल मासिर, ये याद रखना, ये किताब डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखी गई, हसन निज़ामी के द्वारा। ये क्या बोलते हैं, ठीक है, कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया और उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन करा। ठीक है, तो अजमेर से शासन चलता था किसका, पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर गए और अजमेर से वहीं से शासन इस्टेब्लिश करा। क्लियर है। ठीक है, हसन निज़ामी ने इस कथन की पुष्टि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कुछ सिक्कों से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अजमेर में कुछ सिक्के मिले, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुए, जिसके पहले भाग पर क्या लिखा हुआ है, श्री मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ था। मतलब ऐसा माना गया है कि दोनों ने साथ में संयुक्त रूप से शासन करा, चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं कि हसन निज़ामी की विद्रोह कर दिया उनने तो मार दिया, ये बात बता रहे हसन निज़ामी। ठीक है, मोहम्मद किसने, पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह कर दिया उसकी सेना के साथ, तो फिर उसको मोहम्मद गौरी को उसको मारना पड़ा, ये हुआ। मिन्हाज कहते नहीं है भैया यार हाथों हाथ निपटा दिया था उनने, कोई ज़्यादा मतलब युद्ध के बाद मार दिया था, ये मिन्हाज का कहना है, मिन्हाज उस सिराज का। ठीक है, अलग अलग कथन मिलते हैं। फिर जो तीसरे जो व्यक्ति हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंदर बदई। चंदर बदई क्या बोलते हैं, ठीक है, कि वो उसको गजनी ले गया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। कौन ले गया, मोहम्मद गौरी ले गया। कहाँ ले गया, गजनी ले गया, और वहाँ पर उसने क्या कर दी, गौरी की हत्या कर दी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं, गौरी की हत्या हुई। ठीक है, ये बता रहे कौन, पृथ्वीराज रासो में चंदर बदई बता रहे। ठीक है, ज़्यादा मान्य मत जो स्वीकार होता है ना, हसन निज़ामी का होता है कि भाई अजमेर ले जाकर अजमेर में उसने विद्रोह करा और उसके बाद मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान को मारना पड़ा, ये बात थी। क्यों, उसकी पुष्टि क्यों होती है, क्योंकि इसके पुष्टि के लिए हमारे पास सिक्के हैं कि भाई ऐसा है, तो फिर साथ में सिक्के जारी हुए हैं दोनों के, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई किसके सिक्के मिलते हैं ऐसे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, चंदर बदई के द्वारा लिखी गई। चंदर बदई कौन थे, इसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान की तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया गजनी ले जाया गया और वहां पर गौरी की हत्या करी। अच्छा, गौरी की हत्या कैसे करी, शब्द वेदी बाण से।
अभी शब्दवेदी बाण क्या होता है? ठीक है, शब्दवेदी बाण का अर्थ होता है आवाज सुनकर हत्या करी कि भैया ये यहाँ से गोरी की आवाज आ रही है तो वहां उन्होंने तीर चलाया। ठीक है, ये मतलब पृथ्वीराज चौहान की पावर थी। ये बात बताते चंद्रवदे। ठीक है, कोई ऑथेंटिक नहीं है लेकिन ऐसा हुआ था या फिर ऐसे किताबों में लिखा हुआ मिलता है हमें। ठीक है, वही बात है, सुपरफ्लक्स चीज़ें आ जाती है किताबों में लिखी हुई। फिर उसके बाद समझते हैं तराइन का दूसरा युद्ध और भारतीय इतिहास का क्या रहा, ये निर्णायक बैटल रहा और उत्तरी भारत में तुर्की की सत्ता की स्थापना हो जाती है। ये जो बैटल में मानता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट रहे भारत के इतिहास के, ठीक है, वो एक बैटल तो मैं मानता हूँ तराइन का सेकंड बैटल, और जो दूसरा बैटल मैं मानता हूँ वो मानता हूँ 1757 प्लासी का और बक्सर की लड़ाई 1764। भारत में ये जो टर्निंग पॉइंट्स थे जिसमें बक्सर तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, मोहम्मद गोरी 3 युद्धों में हारा था। एक अंधखुद की लड़ाई भी उधर हारा था वो, जो मतलब इराक वगैरह उस वाले एरिया में, वहाँ पर वो हारा था। फिर मूलराज द्वितीय से हारा था और तीसरी जो उसकी बैटल हार थी वो आपकी तराइन की फर्स्ट बैटल थी। ये 3 लड़ाइयों के हार के बाद भी उसने भारत में सत्ता इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, ऐसा दमदार व्यक्ति बताते हैं मोहम्मद गोरी को। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194, जिसने बुलाया, कहते हैं कि भारत के इतिहास में जब किसी को जयचंद बोला जाता है तो जयचंद का मतलब गद्दार होता है। ठीक है, अरे तुम तो जयचंद निकले, तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो, हरिश्चंद्र मतलब भाई सत्यवादी हो। तो ऐसे ही एक मुहावरा टाइप बन गया है, एक लोकोक्ति बन गई है। क्या बन गई कि भैया तुम तो क्या हो, जयचंद हो। जयचंद का मतलब क्या, गद्दार। तो गद्दार जयचंद कहाँ से आया, ये यहाँ पर से आया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज और बनारस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना गढ़वाल राज्य का शासक कौन था, जयचंद था। जयचंद के बारे में याद रखना। क्लियर है इतनी बात? जयचंद था मोहम्मद गोरी को बुलाने वाला कि आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपस में ठनी हुई थी। और ये जयचंद ही था जिसने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया कि आओ और इस व्यक्ति को हराओ और अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करो। अब जयचंद को ये थोड़ी पता था कि आगे चल के मेरे से ही भिड़ जाएगा ये, और किससे भिड़ गया हो, जयचंद मोहम्मद गोरी आपस में भिड़ गए। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का। चंदावर कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, 1194। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स याद रखना। ठीक है, मैंने कुछ फ्लो चार्ट भी बना दिया आपके लिए, जो अपन ने पूरा देखा उसके लिए आप ये देख सकते हो टेबल के रूप में। ठीक है, कब का हुआ, 1175 मुल्तान विजय। ठीक है, किसकी बात करूँ मैं, मोहम्मद गोरी की। 1178 अहिलवाड़ा पराजय। ठीक है, अहिलवाड़ा या फिर माउंट आबू का युद्ध भी इसको मैंने कहा था। पराजय चालुक्य भीमसेकंड से। फिर उसके बाद 1191 तराइन की पहली लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान से हार। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मार देते अगर मोहम्मद गोरी को, तो आगे मुस्लिम सत्ता इस्टेब्लिश नहीं हो पाती और हो सकता कई वर्ष लग जाते मुस्लिमों को आने में। ठीक है, 1192 तराइन की दूसरी बैटल। इस बार विजय कौन है, पृथ्वीराज चौहान। किसको हराया, सॉरी विजयी कौन रहा, मोहम्मद गोरी, और हराया किसको, पृथ्वीराज को हराया। क्लियर है। और आखिरी चंदावर का युद्ध, जयचंद की हार। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो भी अपन ने पढ़ा इसको कंपाइल करके एक टेबल के रूप में मैंने इसलिए बना दी कि आप चाहो तो रिवीजन पर्पज से काम कर सकते हो। क्लियर है कि बात। फिर आगे हम चलते हैं, लास्ट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसका आखिरी अभियान 1206 में था। अच्छा, मृत्यु के ऊपर देख लेते हैं, थोड़ी सी घटना क्या थी मृत्यु के ऊपर। शाम के समय नमाज पढ़ रहा था, उस समय नमाज के टाइम पर ही मोहम्मद गोरी की कोई हत्या कर गया। अब हत्या करने वाले कौन थे, वो पूरी प्लानिंग से रचा गया था। ठीक है, मतलब सेनाओं को चकमा दे के शिविर में घुस गए कुछ सैनिक। ठीक है, अब वो जो थे वो सबसे ज़्यादा जो चिड़े हुए लोग थे मोहम्मद गोरी से होते गोखर। ठीक है, गोखर लोगों ने, या फिर आप कई किताबों में लिखा हुआ है करमाती भी थे। ठीक है, करमाती भी थे। देखो अंतिम अभियान जो था वो गोखरों के विरुद्ध ही था। जहाँ पर किसने सहायता करी थी, इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करी थी। आगे नाम आएगा इल्तुतमिश का। कहते हैं कि गोखरों से तो गोखर लोगों ने बिल्कुल मोहम्मद गोरी को मार ही दिया था, इल्तुतमिश ने आकर बचाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने बचाया तो इल्तुतमिश को उन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया कि भैया आज से तू दास नहीं। देखो मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी को बचाया। ठीक है, गोखरों से लड़ाई में, और उससे बचाया तो इल्तुतमिश ने उसको इल्तुतमिश को क्या कर दिया, उसने दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया, भैया कि आज से तू मेरा दास नहीं है। ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले इल्तुतमिश को दास से मुक्त मिल गया। यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें जो मैंने एक्सप्लेन करा।
ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदा रहता था, दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के मिले? आपके मोहम्मद गोरी के। ठीक है, और देवनागरी लिपि में क्या लिखा था? मोहम्मद बिन शाम, मैंने आपको बताया था। और इन्हीं सिक्कों को क्या बोला गया? दिल्ली वाले सिक्के बोला गया। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। ठीक है, 1206 में दमयक नामक स्थान पर जब नमाज पढ़ रहा था तब उसकी हत्या कर देते। कुछ लोग मानते गोखरों ने करी और कुछ लोग मानते करमाती जाति ने करी। ठीक है, पूरा प्लानिंग से मारा गया था, है ना? प्लानिंग से मारा गया था, मतलब कैसे कि कैसे शिविर में चकमा देके, मतलब आज से समझ लो, आज आप किसी बड़े व्यक्ति को मारना है तो पूरा मतलब सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर अंदर घुसना कितनी बड़ी बात हो जाती है। सेम वही चीज़ थी। मोहम्मद गोरी के पूरे सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़कर गोखर लोग, या फिर कह सकते हो कुछ लोग कहते हैं कि करमाती लोग थे, वो लोग उसे नमाज पढ़ने का टाइम था, उसी समय उसको मार दिया मोहम्मद गोरी को। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ और बातें और जान लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी भाई, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में किसकी स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना करी। और इसी के साथ क्या होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। आगे जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, अच्छा इसके पहले एक MCQ पूरे लाऊंगा मैं, है ना? मोहम्मद कासिम से लेकर, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन तीनों के अपन पूरे MCQ लगाएंगे। 50 से 100 MCQ रहेंगे बढ़िया से, फिर रिवीजन पर्पज से। और यहाँ से हम फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो गुलाम वंश की न्यू दिल्ली, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। और ये दो दरबारी कवि थे, फ़खरुद्दीन गाजी और निज़ामुद्दीन उरूजी, ये गोरी के दरबार में थे। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको जान रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना। अच्छा, मोहम्मद गोरी कोई संतान नहीं थी, वो कहता था कि मेरे गुलाम ही मेरी संतान है जो मेरी सत्ता को आगे स्टैब्लिश करके रखेंगे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने क्या शुरू करता? इक्ता, और पहली इल्तुतमिश ने इसे संस्था के रूप में बनाया। इक्ता, पहली इक्ता किसको मिली गई थी? ये बात ध्यान रखना। पहली इक्ता हासी की इक्ता थी, हासी। ठीक है, हासी जगह है, किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखना। किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने दी थी। लेकिन एक स्टैब्लिशमेंट के रूप में कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश लेकर आया था, संस्था के रूप में। ये ध्यान रखना, चिश्ती वाला अजमेर में, ठीक है, अजमेर में आगे बसे थे चिश्ती संप्रदाय, आगे चल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आज उनकी दरगाह भी वहीं पर है। फिर क्या क्या प्रभाव हुआ? एक तो बहुराजतंत्र प्रणाली समाप्त हो गई भाई इसी के साथ। अब जो राजतंत्र वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या होता है? समाप्त होता है। कई सारे अलग अलग क्षेत्र, अब एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया है, एक व्यक्ति के पास पावर आ गई है। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था और नगरों के पुनरुद्धार के कारण मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को क्या कहा है? नगरीय क्रांति या शहरी क्रांति कहा है। मोहम्मद हबीब के बारे में याद रखना। ठीक है, एक इतिहासकार है जो इसको क्या बोलते हैं? नगरीय क्रांति बोलते हैं, इनके तुर्कों की विजय को। शासन में एकरूपता आ गई, फारसी भाषा आ गई, अब फारसी भाषा आ गई। ठीक है, अंग्रेज आएंगे तो क्या आ जाएगी? अंग्रेजी आ जाएगी फारसी के स्थान पर, अब फारसी भाषा चलेगी ना। सामंती सेना के स्थान पर स्थायी सेना आ गई भाई। ठीक है, एकता व्यवस्था, ये सब देखेंगे तो ये स्थायी सेना को स्टैब्लिश करेगा। और आगे जाति व्यवस्था में बदलाव आ गया। जाति व्यवस्था में बदलाव पूरी तरीके से चेंजेस हो जाए। अब मुस्लिम के बाद कई लोग मतलब अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जाति व्यवस्था पूरी तरीके से जो भारत में रिजिड थी प्राचीन समय में, उसमें थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा नहीं, बहुत कुछ बदलाव आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर रहा होगा। हमने देखा आज किस तरीके से मोहम्मद गोरी का आगमन हुआ भारत में और कैसे उसने स्टैब्लिशमेंट करी। 3 बैटल, बड़ी बड़ी बैटलों में हार हुई थी उसकी, लेकिन उसके बाद भी वो भारत को उसने पीछा नहीं छोड़ा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप अगर इसी लेक्चर का PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा इंस्टाग्राम ID स्कैन कर आप इसे क्या हो सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। क्लियर है? इसे स्कैन कर सकते हो आप, PDF में अवेलेबल है, और चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। क्लियर है? फिर साई क्लासेस फॉलो कर सकते हो आप। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँ। आगे हम कुछ MCQ देखेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पर आएंगे। इसी तरह हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप बने रहो हमारे साथ। ठीक है, कंप्लीट आपको पूरा पैकेज ही मिल जाएगा। कभी कोई आपको
कोचिंग वगैरह या फिर कुछ चीज़ें नोट्स वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी रहेगी। दो काम आपको करने हैं, बस लेक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है, कंटिन्यू लेक्चर को फॉलो करो, आप जरूर देखो लेक्चर्स वगैरह, और दूसरा आप PDF से नोट्स बना लो, है ना। या तो यहाँ लेक्चर से बना ले रहे हो तो ठीक है, नहीं बना ले रहे हो तो आपको क्या करना है, PDF को टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड कर लेना है, बस बात खत्म, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं भी यहाँ पर कंटिन्यू ही रहूँगा, आगे हमारे लेक्चर इसी तरह के साथ रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।